तब कितनी तो अपने क्लास में थे कल? यस सर। क्या बताया था कल? इसका सब डिवीजन पढ़े हो? पढ़ना बोला था इकोलॉजी का सब डिवीजन तो फिर चलिए हम आज देखेंगे इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी के सब डिवीजन को देखेंगे। सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के सब डिवीजन के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या सब डिवीजन है ना। तो हम देखेंगे जो प्लांट इकोलॉजी को, है ना, दो सब डिवीजन मुख्य रूप से दो सब डिवीजन में बांटा जाता है। एक होता है प्लांट इकोलॉजी और दूसरा होता है एनिमल इकोलॉजी। यहाँ पास दो सब डिवीजन में बांटते हैं। क्या क्या? पहला है प्लांट इकोलॉजी और दूसरा सब डिवीजन है एनिमल इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी में हम किसको पढ़ेंगे जी? प्लांट और उसका जो भौतिक वातावरण है उसके बीच के अंतर संबंध को पढ़ेंगे। तो क्या है? प्लांट इकोलॉजी होगा। और जबकि एनिमल और उसके आसपास के जो वातावरण है, भौतिक वातावरण और जैविक वातावरण, उसके बीच के अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। जंतु के प्रत्यक्ष में वह क्या है? एनिमल इकोलॉजी, है ना। तो दो प्रकार से इसे इस प्रकार से सब डिवीजन में बांटते हैं और इसे सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे? बायो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दोनों को सम्मिलित रूप से हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम है बायो इकोलॉजी। सम्मिलित रूप से क्या नाम से बोलते हैं? बायो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से तुम लोग बायो पढ़ते हो, मैकेनिक पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो और उसमें क्या रहता है? बॉटनी इकोलॉजी दो रहता है ना। तो प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी दोनों को संयुक्त रूप से हम बायो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो वैज्ञानिकों ने, जो आधुनिक जो इकोलॉजिस्ट हैं, आधुनिक परिस्थिति वैज्ञानिक लोग हैं, वह इकोलॉजी को अन्य जो सब डिवीजन में बांटते हैं, है ना। जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग हैं वह इसको बांटते हैं इकोलॉजी को। तो पहला है ऑटो इकोलॉजी। पहला है ऑटो इकोलॉजी। जो मॉडर्न इकोलॉजिस्ट है ना, कौन? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोलॉजिस्ट, ठीक है। जो मॉडर्न, जो आधुनिक परिस्थिति वैज्ञानिक लोग हैं वह इस प्रकार से बांटे हैं। तो पहला आता है ऑटो इकोलॉजी। अब देखो ऑटो इकोलॉजी हम किसको बोलेंगे? ऑटो इकोलॉजी किसको बोलेंगे? ऑटोस का मतलब होता है ग्रीक में सेल्फ, और देखो ऑटोस का मतलब क्या होता है? सेल्फ, है ना। इकोस का मतलब क्या होता है? हाउस, घर। लॉजी मतलब अध्ययन, है ना। तो स्वयं के घर का अध्ययन, यानी कि जो जंतु है, एक जंतु या एक स्पीशीज, है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी, है ना। हम किसी एक स्पीशीज, है ना, या सिंगल क्या करेंगे? जो सिंगल मेंबर की हम बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे ऑटो इकोलॉजी। और ऑटो इकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? देखो किसी भी स्थान पर रहने वाले, जैसे कोई देखो एक स्थान है, इकोलॉजी है कि इस स्थान पर रहने वाले किसी एक स्पीशीज या किसी एक ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका एक ही जो मेंबर है उसी के पर्यावरण से, इस पर्यावरण के अंतर संबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो सिंगल मेंबर है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है या सिंगल स्पीशीज है, इसी का इस पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध है, इसी का अध्ययन को हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, है ना। और इसके अंतर्गत हम इस प्रजाति के क्या क्या अध्ययन करते हैं? इस प्रजाति का हम इसका टेक्सोनॉमी
है ना। इस प्रजाति को हम टेक्सोनॉमी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और क्या अध्ययन करेंगे इसका फिजियोलॉजी, है ना। इसके अलावा इसका बर्ड फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, है ना, फ्रूटिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आदि सारा चीज को हम इस मेंबर का अध्ययन करेंगे। ये सारा चीज क्या कहलाता है? ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। दूसरा चीज हम देखेंगे सीड इकोलॉजी। दूसरा चीज क्या है? सीड इकोलॉजी। तो सीड इकोलॉजी हम किसको बोलेंगे? देखो सीड का मतलब होता है ग्रीक में टुगेदर, है ना। सीड का मतलब क्या होता है? टुगेदर। अभी देखो किसी स्थान पर, अभी देखो क्या बोलेगा? सीड का मतलब क्या होता है? टुगेदर, है ना। यहाँ पर जितने भी उतने की बात कर रहे हैं, है ना। तो सीड इकोलॉजी में इस निवास स्थान पर रहने वाले समस्त स्पीशीज, ठीक है, क्या इस निवास स्थान पर रहने वाले समस्त जीवों का इन्वायरमेंट से अंतर संबंध के अध्ययन को सीड इकोलॉजी कहते हैं। किसको कहेंगे? यहाँ पर इस जो इन्वायरमेंट पर, इस स्पेस पर रहने वाले समस्त जीवों के इन्वायरमेंट से अंतर संबंध के अध्ययन को सीड इकोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? अब देखो और क्या कह सकते हैं? तो सीड इकोलॉजी को तो क्या बोलेंगे? कोई भी जो ग्रुप का, है ना, यहाँ पर निवास करने समस्त जीवों को बोलते हैं। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? इस यूनिट, इस इकाई स्थान पर पाए जाने वाले समूह का, है ना, क्या समूह? जो प्लांट समूह का अध्ययन को हम क्या कहेंगे? सीड इकोलॉजी, है ना। अगर इसी में जो सीड इकोलॉजी के अंदर देखो, सीड इकोलॉजी के अंदर में क्या समूह है? हम समस्त जीवों को तो अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो सीड इकोलॉजी के संबंध में समझो कि ये सब एनिमल है, गोला गोला बनाया हो, और ये प्लांट है। देखो तो अब क्या करेंगे? हम इस समझ जो कि इंट्रोडक्शन को जब पढ़ेंगे तो इस समझ क्या कर सकते हैं? बायो इकोलॉजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? बायो इकोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण क्या है? एक जंगल अथवा तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर संबंध का अध्ययन का उदाहरण है। अब देखो सीड इकोलॉजी को हम और टाइप में बांटते हैं। तो पहला देखो पॉपुलेशन इकोलॉजी। सीड इकोलॉजी के हम प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर समझो बहुत सारे जीव हो सकते हैं, है ना। तो इसके हम प्रकार में आते हैं। तो पहला प्रकार है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पहला प्रकार है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी को हम डीप इकोलॉजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीप इकोलॉजी भी कहते हैं, है ना। जबकि यहाँ पर देखो सबसे पहले इस शब्द को समझो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या मतलब है? एक समान जीवों के समूह को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक समान जीवों के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। और इस पॉपुलेशन के, इस इन्वायरमेंट के, देखो एक समान जीव है, आपस यहाँ पर जितनी भी जीव है एक समान जीव, और इन्हीं के समूह को हम क्या करें? पॉपुलेशन, है ना। और इनके बीच में जो संबंध है इन्वायरमेंट का, उसे हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन इकोलॉजी या डीप इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसको डायग्राम को और विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? देखो ये हमारा पॉपुलेशन है और एक ही प्रकार की जीव है। देखो मैं सबको ए से इंडिकेट कर दिया, एक ही प्रकार की जीव है। अब इसके बीच में हम अंतर संबंध देखेंगे। तो इस प्रकार इनके आपस में संबंध होगा और इधर भौतिक वातावरण में भी संबंध होगा। तो इस प्रकार से इंटरलिंक करके आप लोग जोड़ सकते हो, है ना। जोड़ सकते हो, है ना। तो एक समान जीवों के समूह का इन्वायरमेंट से
संबंध को या वहां के जो वातावरण संबंध को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज है ना, एक ही स्पीशीज में किसको इंडिकेट करते हैं, एक समान भी कहते हैं है ना, और उसी के समूह को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक, दूसरा चीज आता है कम्युनिटी इकोलॉजी, दूसरा इसी का टाइप है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी, तो कम्युनिटी इकोलॉजी हम किसको बोलेंगे, अभी देखो पहले चीजों को समझो, किसको समझो, कम्युनिटी को, है ना। कम्युनिटी किसको क्या पता है, किसी को कम्युनिटी क्या बोलते हैं, पता है किसी को, ये आगे जब तौर पढ़ेंगे तो काम आएगा सर। देखो हम क्या बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, जब हम कम्युनिटी क्यों बोलते हैं, जब अलग अलग पॉपुलेशन का जब समूह हो आपस हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। अभी देखो इस कम्युनिटी का, है ना, यहाँ पर समझ बनाया, अब देखो यहाँ पर दो कम्युनिटी इंडिकेट कर रहा हूँ, एक कम्युनिटी ए और एक कम्युनिटी बना दिया बी। ठीक है, और इनका अंदर संबंध है ना, इस प्रकार से इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी है ना। यहाँ पर क्या है, देखो कम्युनिटी, अब कम्युनिटी में देखो दो स्थिति बनाया, और तो हो दो स्थिति बना सकते हो, स्थिति है ना, डी भी बना सकते हो, डी भी बना सकते हो, जितना चाहो उतना सब बना सकते हो। तब तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को ये क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, और कम्युनिटी का जो इंटरेक्शन है, जो आपस में अंतर संबंध है, उसी को हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे जी, कम्युनिटी इकोलॉजी कहेंगे। तीसरा आता है बायोम इकोलॉजी। क्या आता है तीसरा, बायोम इकोलॉजी। अभी देखो बायोम किसको बोलेंगे, जहां पर बहुत सारा कम्युनिटी है, अलग अलग कई कम्युनिटी है, तो क्या द ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। उसका बड़ा यूनिट होता है ना। तो एक बायोम किसको हम बोलेंगे, देखो जैसे एक कम्युनिटी ये हो गया, एक कम्युनिटी ये और एक कम्युनिटी ये, ऐसा कम्युनिटी के समूह को ही हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। जो कम्युनिटी के समूह को क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। ये भी ऑलरेडी क्या है, कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है और एक कम्युनिटी है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है ना, और इस कम्युनिटी के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, बायोम इकोलॉजी है ना। कम्युनिटी में क्या बना, बायोम बना, और इस बायोम का यहाँ का जो पश्चिम इन्वायरमेंट के जो इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, बायोम इकोलॉजी कहते हैं। ये सब किसमें यूनिट है, सी इकोलॉजी की यूनिट है ना। अब आता है देखो इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, क्या आता है, इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो ये दो गया 3, और यहां से हम बनाएंगे इसको चौथा यूनिट, है ना। चौथा यूनिट है इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी हम किसको बोलेंगे, अब हम बात करते हैं बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, इकोसिस्टम के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। इसके इंटरेक्शन
बायोटिक किसका, देखो इकोसिस्टम के, है ना, इकोसिस्टम के बायोटिक और अबायोटिक के बीच के इंटरेक्शन को ही हम इकोसिस्टम, इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, राइट। अब इसके बारे में आता है, देखो हमारा 2 यूनिट कंप्लीट हो गया क्या, प्लांट ऑर्डर इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। और तीसरा हम देखेंगे सिस्टम इकोलॉजी। तीसरा क्या देखेंगे, सिस्टम इकोलॉजी। पहला का इसमें जो सीन इकोलॉजी बताया, जिसमें लंबा चैप्टर है, उसी को ज्यादातर पूछता है, सीन इकोलॉजी, है ना। तो अब देखते हैं सिस्टम इकोलॉजी। तो सिस्टम इकोलॉजी देखो, जो मॉडर्न ब्रांच, किसका मॉडर्न ब्रांच है, इकोलॉजी का, यह एक मॉडर्न ब्रांच है जिसके अंतर्गत क्या है, मैथमेटिकल फार्मूला और मॉडल के आधार पर, है ना, हम निष्कर्षों का निष्पादन करते हैं, है ना। क्या यह इकोलॉजी का मॉडर्न ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला के आधार पर हम किसको प्रकट करते हैं, विभिन्न प्रकार के निष्कर्षों का प्रतिपादन करते हैं, है ना। तो मेन इसका हम इस्तेमाल करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सिस्टम इकोलॉजी का क्या होता है, अहम रोल है, क्योंकि हम कोई भी वाइल्ड लाइफ का अध्ययन बिना मैथमेटिकल फार्मूला के नहीं कर सकते। न्यूटन इंडेक्स वगैरह कई प्रकार के जो अलग-अलग मैथमेटिकल फार्मूला है, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, वहां के जो उपस्थित जो जीव है उसका एक एस्टिमेटेड डाटा क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, है ना। और उसके कंजर्वेशन में हम उसके अहम रोल को प्ले कर सकते हैं, उस वाइल्ड लाइफ का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा चीज आता है एप्लाइड इकोलॉजी, है ना। ये चौथा क्या चीज है, एप्लाइड इकोलॉजी। तो एप्लाइड इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो एप्लाइड इकोलॉजी किसको बोलेंगे, किसी का आइडिया है कुछ? देखो एप्लाइड इकोलॉजी, देखो ये हमारी कैसे, देखो इकोलॉजी की वो शाखा है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होता है ना। हमें हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति कहां से होता है, वन से और हमारे इन्वायरमेंट से होगा, है ना। इन्वायरमेंट में हम कुछ उत्पाद को ज्यादा जंगल से प्राप्त करते हैं और कुछ उत्पाद को खेती करके प्राप्त करते हैं, राइट, है ना। तो इन्हीं से संबंधित होता है हमारा एप्लाइड इकोलॉजी। एप्लाइड इकोलॉजी इन्हीं से संबंधित है जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, नेचुरल रिसोर्सेस में देखो इसका एक्सप्लोरेशन, दोहन, है ना, संरक्षण और कृषि, वानिकी, मृदा अपरदन, पॉल्यूशन कंट्रोल, है ना, ये सारा चीजें क्या है, एप्लाइड इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। यहाँ भी हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और उसका व्यवहार भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब आता है पेलियो इकोलॉजी। पेलियो इकोलॉजी है ना। तो पेलियो इकोलॉजी की अगर हम बात करें, है ना, तो पेलियो इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो पेलियो इकोलॉजी किसको बोलेंगे बताओ? हम इसके अंतर्गत फॉसिल का अध्ययन करते हैं, है ना। फॉसिल की अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार का जीवन था, है ना। हमारे पृथ्वी पर प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार की जीवन था उसका अध्ययन करते हैं, और इसका जानकारी हमको फॉसिल रिकॉर्ड से मिलता है। कहां से मिलता है? फॉसिल रिकॉर्ड से मिलता है। कई प्रकार के जहां खुदाई होता है वहां से कुछ जानकारी मिलता है ना। क्योंकि जगह जगह क्या होता है, जितनी भी जो पुरानी संस्कृति का खुदाई होता है तो वहां बस तो हम ये जरूर वहां पर डिवाइड करते हैं कि उस जमाने में किस प्रकार के प्लांट रहे होंगे, किस प्रकार के एनिमल रहे होंगे,
तो वो सब चीज को पेलियो इकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। इसमें हम प्राचीन जो फॉसिल जो रिकॉर्ड है उससे इससे क्या करते हैं, डाटा प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आता है हैबिटेट इकोलॉजी। 6 नंबर में आता है हैबिटेट इकोलॉजी। तो हैबिटेट इकोलॉजी किसको बोलेंगे? अभी देखो विभिन्न प्रकार के जो जीव है वो क्या होते हैं, अलग अलग आवास स्थान में पाए जाते हैं, अलग अलग हैबिटेट में पाया जाता है ना। तब उसके जो हैबिटेट के आधार पर हम अध्ययन करते हैं, है ना, उसके हैबिटेट को लेकर के हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, हैबिटेट इकोलॉजी कहलाता है। और इस हैबिटेट में कुछ हैबिटेट हो सकता है, टेरिटोरियल हैबिटेट हो सकता है, एक्वाटिक हैबिटेट, है ना। एक्वाटिक रूटीन से हम क्या है, मेराइन, फ्रेश वाटर और मार्सी। देखो क्या क्या, टेरिटोरियल, मेराइन, फ्रेश वाटर और मार्सी, है ना। टेरिटोरियल यानी कि जो स्थान में जो इकोसिस्टम है ना, आवास के आधार पर देखेंगे जो स्थान में इकोसिस्टम है वो क्या टेरिटोरियल इकोलॉजी है ना, टेरिटोरियल हैबिटेट है। इसके अलावा जो मेराइन हैबिटेट, जो समुद्री आवास में रहने वाले जो इकोसिस्टम है, समुद्री आवास के इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखो फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में जितने भी जो फ्रेश वाटर के स्रोत है जैसे झरना, है ना, इसके अलावा चाहे नदी, तालाब, फ्रेश वाटर वाला, फिर मार्सी, मार्सी कहाँ पर रहता है, मार्सी हैबिटेट जो नदियों के मुहानों पर जो डेल्टाओं हैं विभिन्न प्रकार की विश्व भर की, वो सब क्या है, मार्सी हैबिटेट के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम टेरिटोरियल को फिर देखेंगे तो क्या मिलेगा, इस टेरिटोरियल के अंतर्गत हम फिर से देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर की, है ना। इसमें से क्या मिलेगा, क्रॉप लैंड इकोलॉजी, क्रॉप लैंड और डिगर। ठीक, इस प्रकार 4 प्रकार का हैबिटेट मिलेगा टेरिटोरियल में, है ना। क्या क्या मिलेगा, देखो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉप लैंड और डिगर, 4 प्रकार के हैबिटेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी थोड़ा थोड़ा और चीजें हैं, है ना। देखो एक एक लाइन में है बनाओ लो, ज्यादा नहीं, एक एक लाइन में है। इसके बाद आता है स्पेस इकोलॉजी। कितना नंबर हो गया, 6 ना। यस। स्पेस इकोलॉजी यहाँ से देखिए क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे, तो पढ़ा रहा हूँ, छोड़ रहे हो लोग जान। तो स्पेस इकोलॉजी में देखो यह क्या मॉडर्न ब्रांच इकोलॉजी का, जहां पर हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष में इकोसिस्टम के विकास की संभावना का अध्ययन करते हैं, है ना। ये मॉडर्न ब्रांच है जहां पर हम अंतरिक्ष में इकोसिस्टम के विकास की संभावनाओं को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके अलावा आता है जियोग्राफिक इकोलॉजी। क्या आता है, जियोग्राफिक इकोलॉजी। तो देखो जियोग्राफिक इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो भौगोलिक बनावट के आधार पर, है ना, जियोग्राफी के आधार पर पौधे और जंतु का जो डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं। जियोग्राफिक इकोलॉजी में, है ना, जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर प्लांट और एनिमल का स्टडी किया गया है, अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे रेडिएशन इकोलॉजी, है ना। नाइन्थ में क्या है, रेडिएशन इकोलॉजी। ठीक है, तो रेडिएशन इकोलॉजी में हम देखते हैं कि पौधों और जंतुओं
प्रोडक्शन इकोलॉजी। प्रोडक्शन इकोलॉजी हम क्या बोलेंगे, हमारे जो जंतुओं पर है ना विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का जो नेट प्रोडक्टिविटी शुद्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर अध्ययन किया जाता है और उसका समुचित प्रबंध किया जाता है ना। जो विभिन्न इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के नेट प्रोडक्टिविटी शुद्ध उत्पादकता के अध्ययन क्या करते हैं, अध्ययन के साथ साथ उसका समुचित प्रबंध करना ही प्रोडक्शन इकोलॉजी कहलाता है। लास्ट है पॉल्यूशन इकोलॉजी। देखो पॉल्यूशन इकोलॉजी हम किसको बोलेंगे, है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रदूषण और उसके प्रभाव और रोकथाम का अध्ययन करते हैं, है ना। हम इकोसिस्टम में जो विभिन्न इकोसिस्टम में प्रदूषण और उसके प्रकार और उसके रोकथाम पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही क्या कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इकोलॉजी का पॉल्यूशन नहीं, ठीक है, इकोलॉजी कहलाते हैं, पॉल्यूशन इकोलॉजी कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। चलो उसको मिटाओ, तो मिटाओ फटाफट मिटाओ। या क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर में देखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर, है ना। क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर, और इसी के अंदर हम देखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर में क्या देखेंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर। अब देखो जो क्लाइमेटिक फैक्टर है ना, अभी देखो हमारे जो प्रकृति में कितने प्रकार के पेड़ पौधे जंतु है ना, कई प्रकार के जीव जंतु सब पाए जाते हैं, है ना। और इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है ना क्या पड़ता है, बाकी चीजों पर पड़ता है, पेड़ पौधे सब चीज पर, है ना। तो अभी देखो जितनी भी चीजों को जो प्रभाव पड़ता है वो सब हम क्या पर्यावरण में पाए जाते हैं, है ना। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे जंतु है ना, हमारा भौतिक वातावरण सब मिलकर क्या है, हमारा पर्यावरण बनता है, ठीक है। और उस पर्यावरण में उपस्थित जो कारक को हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय कारक। क्या बोलेंगे, पर्यावरणीय कारक बोलेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलेंगे। यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट में जो उपस्थित कारक है, फैक्टर है, उसी को हम इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर या पुनः दो भाग में बांट सकते हैं। इस इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम पुनः दो भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या बांट सकते हैं, देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर को अबायोटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर को अबायोटिक फैक्टर और दूसरा बायोटिक फैक्टर में बांट सकते हैं, ठीक है। तो अबायोटिक फैक्टर में हम किसको कंसीडर करेंगे, अबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत वो आता है जिसमें हमारे पर्यावरण के संबंध
क्या है हमारा अबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपस्थित समस्त अजैविक घटक है वो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर किसमें, अबायोटिक फैक्टर में। जबकि बायोटिक फैक्टर में हमारे इन्वायरमेंट के जितने भी जो बायोटिक कंपोनेंट है, समस्त जो जीव जंतु है, चाहे पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस है ना, जितने भी जो लिविंग कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है, वो सब बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पर देखेंगे, बात कर रहे हैं किसका, अब क्लाइमेटिक फैक्टर करेंगे आपस है ना। तो इसके आने से पहले हम और बेसिक कुछ चीजों को देखें। और यहाँ पर देखो हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट में क्या क्या जो प्रमुख जो 5 तत्व है, जैसे वायु है ना, वायु, जल, भूमि, सूर्य के प्रकाश है और समस्त जीव। हमारे पृथ्वी में क्या क्या चीजें हैं, वायु, जल है ना, भूमि, सूर्य के प्रकाश और समस्त जीव। ये तो 5 जो फैक्टर है, 5 जो कंपोनेंट गिवन है ना, इससे क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन में उपस्थित रहता है ना। अब हम देखेंगे कि ये सारा चीजें को हम देखेंगे तो ये दो प्रकार का, एक कार्बनिक और अकार्बनिक कंपोनेंट है ना। तो कार्बनिक पदार्थ किसके अंतर्गत पाए जाएंगे, मुख्यतः जो जीवों के है ना, लिविंग कंपोनेंट में अलग अलग क्या मिलेगा, कार्बनिक पदार्थ मिलेगा। जबकि जो नॉन लिविंग में हमको क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक जो कंपोनेंट है वो देखने को मिलेगा, है ना। अब देखो अब ये तो पूरा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इस कारक को हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। तो क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर को हम क्लासिफाई करके देखेंगे तो हमको दो प्रकार का फैक्टर दिखाई देगा। एक होता है डायरेक्ट फैक्टर और दूसरा इनडायरेक्ट फैक्टर, है ना। कितने प्रकार का मिलेगा, 2 प्रकार, है ना। अभी यहाँ पर देखो बायोटिक और अबायोटिक बांटे, है ना। और देखेंगे हमको एक मिलेगा डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। ठीक है, 2 फैक्टर दिखाई देगा। डायरेक्ट फैक्टर में वे फैक्टर आते हैं जो सीधा सीधा जो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फैक्टर कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट फैक्टर है वो इनडायरेक्टली प्रभाव करना करते हैं, है ना। जैसे डायरेक्ट फैक्टर में देखो क्या क्या आएगा, वायु, प्रकाश, देखो क्या क्या आएगा, वायु, प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, मृदा, मृदा जल, है ना, मृदा वायु और मृदा में उपस्थित पोषक तत्व, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, है ना। और इनडायरेक्ट नाम आता है देखो सोइल स्ट्रक्चर, है ना। इनडायरेक्ट फैक्टर में सोइल स्ट्रक्चर, मृदा की संरचना, मृदा में उपस्थित जीव, मृदा की ऊंचाई, ढलान आदि को इसमें क्या करते हैं, सम्मिलित किया गया है। ये फैक्टर क्या करते हैं, जीवों को इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव करते हैं, डायरेक्ट रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो डार्विन का वर्गीकरण, है ना। तो डार्विन जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो डार्विन में है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर को 7 समूह में बांटा। और डार्विन में इन्वायरमेंटल फैक्टर को 7 समूह में बांटा, है ना। 7 समूह में क्या क्या चीजें देखो, इनका सॉइल, है ना, मृदा, तापमान, प्रकाश, जैविक कारक, जल, वायुमंडल और अग्नि, है ना। सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, बायोटिक फैक्टर, वाटर, एटमॉस्फेयर एंड द फायर। ये जो 7 जो बांटे थे डार्विन में,
अब जो समस्त जो अधिकांश जो पर्यावरणविद है, इन्होंने इसको 4 समूह में बांटा था, है ना। जो अधिकांश जो पर्यावरणविद है ना, अधिकांश जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने इसको 4 समूह में बांटे हैं। इसमें देखो पहला आता है क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसको हम लिखने वाले यहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर। अब देखो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत कौन सा कारण आएगा, इसमें जलवायु से संबंधित, है ना, ऐसे कारण आएगा जो जलवायु से संबंधित कारक है, ऐसे कारक को क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत रखा जाता है ना। इसमें देखो एग्जांपल मैंने किसका, लाइट, है ना, इसमें क्या लिख लो, लाइट, लाइट है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, है ना, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इसके अलावा आता है रेनफॉल और एयर। ये सब क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु से संबंधित जो फैक्टर है वो क्या कहलाता है, क्लाइमेटिक फैक्टर कहलाता है ना। क्लाइमेटिक फैक्टर में आपको याद रखना है लाइट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एयर रेनफॉल और एयर। दूसरा आता है टोपोग्राफिकल या जियोग्राफिकल फैक्टर। दूसरा है टोपोग्राफिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, टोपोग्राफिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर में हम किसको देखते हैं, पृथ्वी में हम कैसे जो फैक्टर को सम्मिलित करते हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी, पृथ्वी के जो फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक परिस्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति है, उससे संबंधित होता है ना। ये हमारे पास में फिजिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है, इस पर ये बेस्ड रहते हैं। तो इसके अंदर में क्या लिखना, देखो एक इसमें बेस्ड है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी अर्थ, हमारे अर्थ के फिजिकल ज्योग्राफी के आधार पर। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा क्या क्या है, देखो स्लोप, है ना, एल्टीट्यूड, माउंटेन, ये सब क्या आते हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। और कौन आता है, वैली, है ना, माउंटेन और वैली भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तीसरा जो इसका फैक्टर है उसे हम बोलते हैं इडाफिक फैक्टर। तीसरा फैक्टर है उसे हम बोलते हैं इडाफिक फैक्टर। इडाफिक फैक्टर में समस्त जो सॉइल से संबंधित फैक्टर है, मृदा से संबंधित फैक्टर को हम मृदीय फैक्टर या इडाफिक फैक्टर या इसी को सॉइल फैक्टर के नाम से जानते हैं, है ना। तो इडाफिक फैक्टर के अंदर में आता है, देखो इसमें लिख लो सॉइल फॉर्मेशन, इसके अंदर में लिख लो सॉइल फॉर्मेशन या इसी को पेडोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। इसके बाद में देखो सोइल वाटर, सोइल एयर, सोइल वाटर, सोइल एयर,
सोइल टेम्परेचर, इसके अलावा आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, है ना। ये सारा चीजें क्या है, सॉइल फैक्टर या सॉइल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सॉइल, है ना। ये सारा चीजें क्या आता है, इनएक्टिव फैक्टर के अंतर्गत आता है। और लास्ट है बायोटिक फैक्टर। लास्ट है बायोटिक फैक्टर। अब देखो बायोटिक फैक्टर में हम किसको रखेंगे, जितने भी वो फैक्टर है ना जिसमें क्या होते हैं, समस्त प्रकार के जीवों के मध्य इंडक्शन का जब अध्ययन करते हैं, है ना। क्या समस्त जीवों के मध्य, है ना, जो इंडक्शन के संबंधित जो कारक है ना, समस्त जीवों के मध्य इंडक्शन से संबंधित कारक को हम जैविक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं, है ना। क्योंकि हर प्रकार का जो जीव जंतु है वो दूसरे जंतु क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसके अंतर्गत देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंतर्गत भी कौन आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा कौन आएगा, प्लांट, ब्रांचिंग एनिमल, है ना, प्लांट, ग्राजिंग एनिमल और है बर्ड इन द इंसेक्ट। इसके अलावा क्या है, बर्ड इन द इंसेक्ट। और लास्ट में आता है ह्यूमन एक्टिविटी। ये आपका पूरा क्या है, बायोटिक फैक्टर, है ना। तो ये आपका जो 4 प्रकार के फैक्टर कंप्लीट हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इंडक्शन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर, है ना, जहां पर हम अलग अलग जो चीजों को देखेंगे। तो कल आप लोग पढ़ के आना वायुमंडल को, है ना, और क्लाइमेटिक फैक्टर को डिटेल करेंगे, ठीक है। वायुमंडल और क्लाइमेटिक फैक्टर को कल क्लास में डिटेल करेंगे, ठीक है। तो पढ़ के आना।